हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूबी। आज हम अपना 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी कि आई थिंक मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ऑब्वियसली मैं बता चुकी हूँ, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए कि एक मैप वीडियो आएगा और एक अलग से कार्टून के ऊपर वीडियो आएगा इस बुक के, जिसमें सभी कार्टून्स कवर अप किए जाएंगे और सारे मैप्स के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि आपका जो 4th चैप्टर था दैट इज़ इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस, उसमें एक छोटी सी बॉक्स में कारगिल वॉर नाम का टॉपिक दिया हुआ है आपको, लेकिन वो टॉपिक मैंने कवर नहीं किया अपनी वीडियो में। क्यों? बिकॉज एज एन इंडियन मैं ये फील करती हूँ कि हमें कारगिल वॉर एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी घटना है जिसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसे छोटे से बॉक्स में पढ़ने की ज़रूरत है। और मैं चाहती थी कि मैं उस पर एक वीडियो डालूँ, तो मैंने एक वीडियो आएगा जिसमें मैप्स के क्वेश्चन एंड कारगिल वॉर वाला टॉपिक कवर किया जाएगा। बाकी इट्स अप टू यू कि आपको उसे कैसे पढ़ना है। ओके, तो आई होप कि आप उसको देखेंगे एंड लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। तो पहले हम अपने जो जितने भी मूवमेंट्स हैं हुए हैं उनके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लोग चैप्टर के नेम का मतलब समझते हैं। चैप्टर का नाम है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे राइज हुए आंदोलन, कैसे मूवमेंट्स जो है स्टार्ट हुए, कैसे मूवमेंट्स स्टार्ट हुए, किस टाइप के मूवमेंट्स थे, क्या क्या मोटिव थे। इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। मूवमेंट्स मीन्स आंदोलन, ठीक है। और हम लोग जानते हैं हमारे आसपास पॉलिटिक्स में ऐसे आंदोलनों के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो एक सिंपल लैंग्वेज में आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हो कि वो मूवमेंट्स वो होते हैं जो एक्चुअल में पब्लिक के लिए एक वेपन है। पब्लिक अपनी किसी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, या जब उसके साथ उसे लगता है कि गलत चीज़ हो रही है, गवर्नमेंट गलत कर रही है, तब वो इन वेपन्स का यूज़ करती है, तब वो इस हथियार का यूज़ करती है अपनी डिमांड्स फुलफ़िल कराने के लिए, या जो अन्याय उसके साथ हो रहा है उसको ठीक करने के लिए। ठीक, तो काफ़ी सारे मूवमेंट्स ज़रूरी नहीं है पब्लिक करे, कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वो भी करते हैं, मतलब डिफरेंट पर्सन कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में अभी इसको डिफ़ाइन किया है, वरना मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा है। अब ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए हम इसको पढ़ते हैं। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक है नेचर ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। पॉपुलर मूवमेंट्स जो रहे हैं, फेमस मूवमेंट्स जो रहे हैं, उनका एक्चुअल में नेचर क्या रहा है। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सभी का नेचर एक जैसा है कि हमारे राइट्स जो है गवर्नमेंट उनका हनन कर रही है, उनको वायलेंट कर रही है, ठीक है, तो इसीलिए सारे मूवमेंट्स हुए। नहीं, सभी का अलग था, सभी का अलग अलग नेचर था। देखिए, मोटिव अलग है, किसी का इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, किसी का अपने राइट्स से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब सभी की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए उन्होंने जो है मूवमेंट्स लड़े हैं, मूवमेंट्स किए हैं, ठीक है। अब किसी ने वायलेंट तरीके से किए हैं, मतलब हिंसा के साथ किए हैं, किसी ने अहिंसा के साथ किए हैं, किसी ने, सबके अलग अलग मेथड हैं। तो इसको क्या कहते हैं? पॉपुलर मूवमेंट्स का नेचर, ठीक है। तो देखिए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, हम जानते हैं इंडिया में काफ़ी सारे कल्चरल ग्रुप्स हैं, काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है ना। लेकिन अभी हम सोशल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, जैसे आपकी वुमेन हुई, स्टूडेंट्स हुए, दलित्स हुए, फार्मर्स हुए, ये वो ग्रुप्स हैं कहीं ना कहीं जिनके साथ किसी लेवल पर अन्याय होता है, या इनको लगता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इनको क्या लगता है, मतलब होता है, ठीक है। तो ये सभी आते हैं
सामने और अब गवर्नमेंट के सामने ये जो भी इन पर अन्याय कर रहा है, जो भी इनजस्टिस इनके साथ कर रहा है, तो उसके खिलाफ आके खड़े होते हैं कि हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो हम ये करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें ये प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं, जैसे वुमेन, स्टूडेंट, सेल्फ फार्मर्स, एक साथ इनको सपोर्ट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा। आप आगे चल के देखोगे कि काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, संस्थाएं आती हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों आती हैं वो हम पहले ही क्लियर कर देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों आती हैं? देखिए, जो भी पार्टी अभी गवर्नमेंट है या अभी रूलिंग पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट है अभी, ठीक है, जो अपोजिशन पार्टीज़ है ना, उनको तो बस एक चीज़ चाहिए होती है जिसको उठा के हम बात कर सकें, जिससे हम रूलिंग पार्टी को गिरा सकें, ठीक है। ये चीज़ होती है ना, तो वो अपने बेस पर, वो अपने फेवर में जो है इन ग्रुप्स की हेल्प करती हैं, इन मूवमेंट्स की हेल्प करती हैं। आपको बात समझ में आ रही है? इसलिए हेल्प करती हैं। अभी ये तो हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लिया है, अभी हम आगे चलते हैं कि देखिए, हम चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब चिपको मूवमेंट था क्या? ओके, वर्ल्ड में ये वर्ल्ड वाइड फेमस मूवमेंट था जहाँ इन्वायरमेंट के लिए लोगों की फीलिंग्स जो है सामने आई थी। वर्ल्ड फेमस था ये। 1973 की बात कर रहे हैं हम। उत्तराखंड के 2-3 विलेजेस में ये स्टार्ट हुआ था। 2 से 3 गांव थे उत्तराखंड के जिसमें ये स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। तो होता ये है कि उन विलेजेस में फॉरेस्ट होता है, ठीक है। अब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो वहाँ पर कॉमर्शियल लॉगिंग स्टार्ट कर देती है, मीन्स ट्रेड, कि हमारा जो रिसोर्स है आप इसको यहाँ से लेके जा सकते हो, यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक। वो ऐसा क्यों परमिशन देती है आउटसाइडर्स को या स्टेट के बाहर के जो ट्रेडर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मैन्युफैक्चर हम जानते हैं कि जो रिसोर्स को लेते हैं और उसमें टेक्नोलॉजी या उसको मैन्युफैक्चर करके एक और भी ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो उनके साथ वो एक डील साइन करती है। क्यों करती है? अब भाई अपना रिसोर्स से बचा के रख सकती थी ना वो, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रॉफिट बनाना चाहती है। ये एक जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। अभी ये टॉपिक है नहीं यहाँ, आगे चलते हैं कि होता ये है कि ये जो कॉमर्शियल लॉगिंग हो रही थी इसके अगेंस्ट यहाँ के गांव वाले खड़े हुए थे, ठीक है। होता क्या है कि जो विलेजर्स थे उनको स्टेट गवर्नमेंट साफ मना कर देती है कि आप फॉरेस्ट का एक भी पेड़ कट नहीं करोगे अपने एग्रीकल्चर टूल्स बनाने के लिए। एग्रीकल्चर टूल्स मीन्स जैसे हल के लिए लकड़ी चाहिए होती है। देखिए, मुझे नहीं पता है एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा, मतलब रूरल लाइफ के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बट जो टूल्स होते हैं जिनमें वुड का यूज़ किया जाता है, पत्थरों का यूज़ किया जाता है, कुछ ऐसे वेपन्स होते हैं, एग्रीकल्चर टूल्स होते हैं जिनमें पत्थरों का यूज़ किया जाता है, लकड़ियों का यूज़ किया जाता है, तो उनके लिए साफ मना कर दिया कि आप जो है किसी टाइप का भी रिसोर्स फॉरेस्ट से यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वो आउटसाइडर्स को बोल रही है, मर्चेंट्स को बोल रही है, ट्रेडर्स को बोल रही है, आइए भाई हमारे यहाँ, मतलब स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर है एक जो बैट वगैरह बनाता है, उसको बोल दिया कि आप आइए हमारे फॉरेस्ट से रिसोर्स लीजिए, यूज़ कीजिए, ठीक है, इनको यूज़ कीजिए। दूसरी साइड जो है स्टेट गवर्नमेंट ने, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, सॉरी, वही आदेश दे दिया बाहर के लोगों को कि आप आइए और मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हो, उसके लिए आप हमारे यहाँ के रिसोर्स संसाधन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर विलेजर्स जो है नाराज़ हो जाते हैं, गाँव के लोग नाराज़ हो जाते हैं और वो ट्रीज़ को कट करने से मना करते हैं और उनको हक कर लेते हैं, आर्म अराउंड द ट्रीज़। ओके, तो ये एक बहुत ही नोबल एस्पेक्ट थी, एक नई चीज़ आपको किसी मोमेंट में देखने को मिली। क्या? पहली चीज़ ये कि ये एक वर्ल्ड फेमस इन्वायरमेंटल
मूवमेंट था जो आज तक इतना वर्ल्ड फेमस कोई इन्वायरमेंट मूवमेंट हुआ नहीं है, इतना ज़्यादा ये फेमस हुआ। ये इसकी नोबल एस्पेक्ट थी, नई चीज़ जो देखने को मिली। दूसरी नई चीज़ ये देखने को मिली कि लोगों ने जो है अहिंसा से हटके दूसरा रास्ता, सॉरी, हिंसा से हटके दूसरा रास्ता अपनाया। वो था कि लोगों ने उसको आर्म किया, मतलब हक किया, ना कि जो है वेपन्स लेके खड़े हो गए, हल वगैरह या जो भी है, हथौड़ी वगैरह मारने के लिए कि आओ भाई तुम काटोगे हमारे पेड़ों को तो हम भी तुम्हारा सिर काट देंगे, इस टाइप का उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इट्स अ नोबल एस्पेक्ट कि जो गांधी जी के विचार हैं वो अभी भी जीवित थे। तो दो चीज़ जो नई हमने इसमें देखी, वो ये वर्ल्ड फेमस हुआ, पहला इन्वायरमेंट मूवमेंट जो वर्ल्ड फेमस हुआ था ये वो था। दूसरा कि लोगों ने हिंसा छोड़ के अहिंसा अपनाई, जैसे कि लोगों ने इसको आम किया है। ठीक है, एक और नई चीज़ जो आपको इसमें देखने को मिलेगी चिपको मूवमेंट में, वो थी वुमेन्स का बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करना। औरतें बहुत ज़्यादा लेवल पर इस मूवमेंट से जुड़ी हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसके साथ हम पढ़ेंगे कि वहाँ के जो विलेजर्स थे उन्होंने 5 डिमांड्स जो है रखी गवर्नमेंट के सामने। कितनी? 5 डिमांड्स रखी। पहली डिमांड जो थी उनकी क्या थी कि आप आउटसाइडर्स के साथ किसी टाइप का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे जिससे हमारे रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो। ठीक है। सेकंड, इन्होंने डिमांड की कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उन पर विलेजर्स का राइट होगा। ठीक है, जितने भी संसाधन किसी गांव में पाए जा रहे हैं, चाहे वो रिवर है, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, कुछ भी है, उस पर सबसे पहला अधिकार विलेजर्स का होगा, वहाँ के गांव वालों का होगा। थर्ड बोला गया कि जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रियल्स हैं, मतलब स्मॉल बिजनेसमैन्स हैं, उनको आप जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करोगे वो लो कॉस्ट पर करोगे। ठीक है, लो कॉस्ट रिसोर्स प्रोवाइड करोगे किसको? जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रियल्स हैं या इन्होंने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया अपना, उन लोगों को। फोर्थ, आप किसी भी रीजन का डेवलपमेंट करोगे, ठीक है, लेकिन इस टाइप से करोगे कि वहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस खराब नहीं होना चाहिए। इकोलॉजिकल बैलेंस मुझे पता है, आप लोगों को पता है, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड में हमने अपनी साइंस की बुक में इस टॉपिक को कवर किया हुआ है। इकोलॉजिकल बैलेंस वो बैलेंस होता है, ये एक टाइप की साइकिल होती है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि इस जानवर ने दूसरे जानवर को खाया, फिर मतलब एक साइकिल चलता है ना। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ कि हमने एक इकोलॉजिकल बैलेंस पढ़ा है, हमने जो है एक साइकिल पढ़ी है। उस साइकिल में क्या होता है कि ग्रास को हिरन खाता है, देन हिरन को शेर ने खाया, मतलब काफ़ी ऐसी साइकिल चलती है। ठीक है, अगर वहाँ से आप किसी भी एक चीज़ को रिमूव कर दोगे, फॉर एग्जांपल ग्रासेस या कोई भी ग्रीन जो ट्रीज़ हैं, ग्रासेस हैं, उन सबको रिमूव कर दोगे आप, तो उन लोगों का क्या होगा जो लोग वेजिटेरियन हैं। समझ में आ रही है? तो वो इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा नहीं बिगड़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं वाटर साइकिल से समझाऊँ, वाटर साइकिल भी इकोलॉजिकल बैलेंस का ही पार्ट है। हाउ? तो वो तो अभी हम नहीं कवर करेंगे। नाउ हमारा जो 5th पॉइंट है वो है कि जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको जो है गवर्नमेंट को गारंटी देनी चाहिए उन लोगों को कि आपको लो वेजेस एटलीस्ट प्रोवाइडेड होंगी, इतनी वेजेस तो आपको मिलेंगी। जो फॉरेस्ट वर्कर्स हैं, ठीक है, लैंडलेस हैं वो फॉरेस्ट वर्कर्स, जो कि लैंडलेस हैं, लैंडलेस फॉरेस्ट वर्कर्स, उनको आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, गारंटी देनी पड़ेगी कि एटलीस्ट आपको वेजेस इतनी तो मिलेंगी।
तो ये 5 डिमांड वो रखते हैं। इसकी नोबल एस्पेक्ट क्या थी, नई चीज़ें आपको जो देखने को मिली कि वुमेंस ने काफ़ी अच्छे लेवल पर पार्टिसिपेशन किया था। आपको इससे पहले पता हो तो इससे पहले वुमेंस इतना नहीं निकलती थी, लेकिन ये एक ऐसा मूवमेंट था जिस पे वुमेंस बहुत ज़्यादा लेवल पर दिख रही थी। सेकंड जो था इसकी नोबल एस्पेक्ट वो थी कि लोगों ने जो है ट्रीज़ को हक किया था, ना कि वेपन्स लेके खड़े हो गए थे। ठीक है। एंड एक था कि वर्ल्ड वाइड फर्स्ट इन्वायरमेंटल फेमस वाला मूवमेंट था। आई थिंक आप समझ गए हो। तो एक और चीज़ मुझे जो आपको बतानी थी कि वुमेन्स ने यहाँ पर इनका तो सपोर्ट किया ही कि हाँ ट्रीज़ को कट नहीं करना है, लेकिन इसमें इन्होंने एक नया मोटिव रखा वुमेन्स में, डैट इज़ अगेंस्ट एल्कोहलिक। कि हमारे आसपास जो दुकानें हैं जहाँ पर शराब बेची जाती है, लोग जो काफ़ी सारे लोग हैं वो वहाँ खड़े होके पीते हैं। ठीक है। तो हमारे घरों के आसपास, मंदिरों के आसपास, या हमारे मतलब मोहल्ले में, मतलब उस सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं, तो वो सोसाइटी हमारे लिए सेफ़ नहीं है। ठीक है। पर्टिकुलरली जब मैन को वो चीज़ आसानी से मिल रही है तो वो उसको डेली पिएगा, उसकी हेल्थ ख़राब होगी, इससे भी फैमिली को इफ़ेक्ट पड़ेगा, सोसाइटी को भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, नेशनल इनकम नीचे गिरेगी। दूसरी चीज़, घर पे आके वो औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेशन करते हैं। ठीक, कमाते नहीं हैं, जॉब पर एब्सेंट रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। तो इस मुद्दे को भी वुमेन्स ने वहीं उठाया था। एक टाइप से आप कह सकते हो कि चिपको मूवमेंट जो था वो 2 मोटिव से जुड़ा हुआ था, इन्वायरमेंट से भी और एंटी अल्कोहलिक, ओके, या एंटी अरेक बोल सकते हो आप। इसको हम आगे वाइड लेवल पे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना है। लेकिन हुआ क्या, जब वुमेन्स ने सिर्फ एक ये चीज़ उठाई ना, तो उसके साथ साथ वुमेन्स की जितनी भी अदर चीज़ें थी ना वो सामने आ गई। जो अदर अन्याय उनके साथ हो रहे थे, जो अनजस्टिस उनके साथ हो रहा था, वो सामने आ गए, वो टॉपिक सामने आए। पहला इसमें टॉपिक था डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट एंड डाउरी, दहेज प्रथा। ये सारे टॉपिक्स भी ऊपर उठने लगे। गॉट इट। तो ये था आपका चिपको मूवमेंट। नाउ हम अपने सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, डैट इज पार्टी बेस्ड मूवमेंट। ये कैसे मूवमेंट्स होते हैं और इनको पार्टी बेस्ड मूवमेंट क्यों कहा गया है वो देखते हैं हम। अब हमारा टॉपिक है पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स। ये वो मूवमेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं। ठीक है। कैसे, देखिए, इनका मानना ये है कि अगर हमें अपनी आवाज़ या अपनी डिमांड जल्दी और अच्छे से फुलफ़िल करानी है, तो वहाँ पर किसी ऐसे लोग या किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करना ज़रूरी है जिससे हमारी बात गवर्नमेंट तक, मीडिया तक बहुत जल्दी पहुँचेगी। ठीक है। इनका मानना ये है कि अगर डिमांड जल्दी फुलफ़िल करानी है या अच्छी तरीके से फुलफ़िल करानी है, तो कोई तो पॉलिटिकल पार्टी हमें सपोर्ट करनी चाहिए, या कोई तो ऑर्गेनाइजेशन हमें सपोर्ट करना चाहिए, या कोई ऐसा इंडिविजुअल पर्सन या कोई एक ऐसा आदमी जो किसी अच्छी, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है लेकिन हमारे मूवमेंट को भी सपोर्ट कर रहा है। गॉट इट। तो ये ऐसे मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, ऐसे मूवमेंट जैसे कि किसान सभास, ट्रेड यूनियन, ठीक है, एंटी कास्ट मूवमेंट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे मूवमेंट्स आपको आसानी से देखने को मिलेंगे जिनका बिलीव ये था कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमें सपोर्ट करेंगी तो हमारा मूवमेंट ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स, सभी को पता होगा, इट्स अ जनरल कॉमन सेंस। ठीक है। तो जो पीजेंट्स थे तेलंगाना रीजन के, ठीक, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तो और जो एक रह गया इसमें, आंध्र प्रदेश, ठीक है,
पीजेंट्स हुए, या आप कह सकते हो एग्रीकल्चरल लेबर्स, जिनके पास मतलब लैंड नहीं होता लेकिन वो दूसरे के लैंड पे काम करती हैं, उनको एग्रीकल्चरल लेबर्स कहते हैं वो। ठीक है, या स्मॉल पीजेंट्स, तो वो स्मॉल फार्मर्स, वो लोग आते हैं, वो मूवमेंट करते हैं यहाँ पे कि हमें ये राइट्स मिलने चाहिए या ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, वो अपने लिए लड़ते हैं। तो उनको कौन सपोर्ट करता है? 20वीं सेंचुरी की बात हो रही है ये। तो इनको कौन सपोर्ट करता है? इनके लिए भी आती है सीपीआई, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन कौन सी सीपीआई? जिसको हम मार्क्सिस्ट लेनिस्ट के नाम से भी जानते हैं, एमएल, सीपीआई एमएल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, जिसको हम नक्सलिटीज़ भी बोलते हैं। ये हमने इससे पहले वाले जो चैप्टर्स थे उनमें पढ़ा था। इनको मेयरिस्ट भी बोलते हैं, तो इस पार्टी ने इनको सपोर्ट किया था। अच्छा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इससे पहले ही चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जयप्रकाश नारायण जेपी, उन्होंने एक मूवमेंट को सपोर्ट किया था। ठीक है, किया था ना? उन्होंने एक मूवमेंट को सपोर्ट किया था। एक्चुअल में गुजरात का मूवमेंट था, स्टूडेंट्स ने किया था, और उन्होंने ये उम्मीद रखी कि अगर हम किसी अच्छे लीडर को अपने सपोर्ट में बुलाएंगे तो हमारी आवाज़ ज़्यादा अच्छे से जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण एक सोशल लीडर थे, उनको बुलाया और उनके सपोर्ट से अपना मूवमेंट आगे पहुंचाया। वर्ल्ड मतलब कंट्री वाइज उन्होंने फेमस किया, पूरी कंट्री में, एंटायर कंट्री में फेमस किया। आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या वो पार्टी बेस्ड मूवमेंट माना जाएगा? अगर कोई इंडिविजुअल लीडर भी किसी पार्टी से जुड़ रहा, मतलब किसी मूवमेंट से जुड़ रहा है, तो क्या हम डायरेक्टली बोल देंगे कि हाँ वो पार्टी बेस्ड मूवमेंट था? और क्या जयप्रकाश नारायण के साथ साथ जो उनकी पार्टी थी, उनकी कोई भी पार्टी हो, कोई भी जो उनकी पार्टी थी उसने भी उनके मूवमेंट को सपोर्ट किया था? उस चीज़ पर ही डिपेंड करता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि उस मूवमेंट को आप पार्टी बेस्ड मूवमेंट कहेंगे या नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, आई थिंक कि ये मैंने क्लियर कर दिया होगा कि पार्टी बेस्ड मूवमेंट क्या होते हैं। पार्टी बेस्ड मूवमेंट वही होते हैं जहाँ ये लोग सोचते हैं या ये मूवमेंट सोचता है कि हमारी आवाज़ तभी सुनी जाएगी, हमारी डिमांड तभी फुलफ़िल होगी जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट ले रहे हैं, या किसी एक ऐसे इंडिविजुअल से सपोर्ट ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, मतलब इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप किसान सभाज, ट्रेड यूनियन या पीजेंट्स के मूवमेंट से दे सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है डेट इज़ नॉन पार्टी मूवमेंट्स, इसको पढ़ते हैं हम। देखिए, नॉन पार्टी मूवमेंट्स कब स्टार्ट हुए थे? अभी हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। 1970s से मैं 1980s की बात कर रही हूँ। ये वो टाइम पीरियड था जहाँ इमरजेंसी लगी थी। इससे पहले के चैप्टर में ही हमने पढ़ा था, इमरजेंसी लगी थी। जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन उसको 18 मंथ्स भी नहीं हुए थे, फिर डिस्पॉइल हो गई थी वो, फिर से कांग्रेस आ गई थी। तो इमरजेंसी, जनता गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ठीक से बन नहीं रही है, टूट गई। दूसरा कॉलिजन आ गया, गठबंधन से गवर्नमेंट बन रही थी। साथ के साथ पॉवर्टी रखी हुई है हमारी, गरीबी ऐसी की एज इट इव वैसे यूज़ कर रहे थे लोग कि रिमूव पॉवर्टी। ठीक है, तो पॉवर्टी रखी हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट था अभी भी कंट्री में। तो यहाँ पे क्या था, इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो पब्लिक थी, कुछ ऐसे लोग जिनका अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है, अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, उनसे विश्वास ही हट गया कि देखो इन्होंने कितने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम आएंगे, गरीबी हटा देंगे, बेरोजगार हटा देंगे। ठीक है, इन्होंने इमरजेंसी लगाई, उसमें हमारे राइट्स भी इन्होंने हटा दिए। तो ये सारी चीज़ों की वजह से लोगों का फेथ जो है, अभी जो पॉलिटिक्स चल रही थी, अभी जो गवर्नमेंट चल रही थी, उस पर से हट जाता है। ठीक है, तो उन लोगों को ये एक ऐसा मूवमेंट होता है जो ना तो पॉलिटिकल पार्टी से लीड होता है, मतलब वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ते हैं,
ये कोई इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, ना लोकसभा के इलेक्शन, ना लोकल लेवल पर इलेक्शन, ना पंचायती इलेक्शन, कुछ नहीं। ये किसी टाइप के इलेक्शंस नहीं लड़ते हैं, ठीक है। ये इनको सपोर्ट काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, इंडिविजुअल करते हैं, मतलब काफ़ी लोग कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई पर्सन इसको सपोर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन ये पार्टी जो है किसी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट नहीं कर रही है। ये नहीं कि ये किसी लेवल पर इलेक्शन में अपना नाम फिल कर रही हो कि मुझे लोकसभा के इलेक्शन लड़ने या मुझे पंचायत इलेक्शन लड़ने, मतलब कुछ नहीं। इसका इलेक्शन पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं होता। इनफैक्ट ये उसमें भरोसा ही खो चुकी है। ये मूवमेंट लड़ रही है कि आपने मतलब पॉवर्टी का कुछ नहीं किया, अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ नहीं किया, इमरजेंसी लगाई, क्यों लगाई, क्या लगाना ज़रूरी था, ठीक है। इस टाइप की गवर्नमेंट्स आ रही हैं जो पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं। अपना टेन्योर मीन्स कार्यकाल, ठीक। फॉर एग्जांपल किसी का होता है 6 ईयर्स का टाइम पीरियड काम करने का, सभी पोस्ट का अपना डिफरेंट डिफरेंट टेन्योर होता है, डिफरेंट डिफरेंट कार्यकाल होता है, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इनको वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि देखिए ये स्वयं सेवा कर रही हैं, इनको कोई पार्टी लीड नहीं कर रही है, इनको कुछ मिल नहीं रहा है, ये क्या कर रही हैं, इनका वॉलंटरी नेचर है, स्वयं सेवा कर रही है, इसलिए इनको वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी बोला गया, ठीक है। इनको साथ के साथ बोला गया नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं कर रही थी, इनका पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं था, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। इनका क्या मानना था कि पब्लिक जब लड़ेगी अपने लिए, लोगों का पार्टिसिपेशन जब ज़्यादा होगा तब हमारी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। जबकि पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स का क्या होप था कि जब हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ेंगी तब हमारी आवाज़ अच्छे से सुनी जाएगी। इनका क्या था कि जब लोग जुड़ेंगे, जब लोगों का ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा तब हमारी बात क्लियर होगी, तब हमारी बात अच्छे से सुनी जाएगी। ये एक मेजर डिफरेंस है पार्टी बेस्ड में एंड नॉन पार्टी मूवमेंट्स में। आई होप कि मैं सक्सेसफुल हुई हूँ दोनों में डिफरेंस बताने में। नाउ हम आगे चलते हैं। होता ये है कि इनको बाद में काफ़ी सारे मतलब एजेंसी से फंड मिलना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये थोड़ा डगमगा गई, ठीक है। डगमगा गई, फंड्स मिलने लग गए इनको, लार्ज फंड मिलने लग गए, मेजर फंड्स मिलने लग गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये डगमगा गई और ये थोड़ा वीक हो गई, ठीक है। अब देखिए सक्सेसफुल हुए या नहीं, इस चीज़ की बात करूँगी। अभी हमने टोटल 3 मूवमेंट्स पढ़े हैं, डैट इज चिपको मूवमेंट, पार्टी बेस्ड मूवमेंट, नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स, ठीक है। तो जो चिपको मूवमेंट था हमारा वो सक्सेसफुल हुआ कहीं ना कहीं हद तक। ऐसा क्यों? बिकॉज बिकॉज टोटल 15 साल तक, 15 ईयर्स तक वहाँ हिमालय रीजन वहाँ पर ट्री काटना मना कर दिया, गवर्नमेंट ने ये चीज़ निकाली। तो आप बोल सकते हो चिपको मूवमेंट कहीं ना कहीं हद तक जो है सक्सेसफुल हुआ। अब पार्टी बेस्ड मूवमेंट कहीं सक्सेसफुल हुए या नहीं, तो देखिए बहुत हद तक पार्टी बेस्ड मूवमेंट भी सक्सेसफुल हुए। अगर मैं पीजेंट्स की बात करूं या एग्रीकल्चर लेबर्स की बात करूं, उन्होंने अपना मूवमेंट लड़ा था, उनको सपोर्ट किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट या नक्सलिटीज़ या माओइस्ट कह सकते हो आप, उन्हें सपोर्ट किया था। तो होता यह है कि उनकी बात भी मानी जाती है, कहीं ना कहीं हद तक उनकी डिमांड भी फुलफ़िल की जाती कि आपकी एमएसपी बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें कि हाँ आपका मतलब इतना जो प्रोडक्शन होगा वो हम ले लेंगे, हम बाय कर लेंगे, ठीक है। नॉन पार्टी मूवमेंट्स जो हैं वो तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से उनकी आवाज़ सामने रखी गई, उनको सुना गया, लेकिन लास्ट में आते आते वो थोड़ा वीक हो गए। क्यों? क्योंकि उनको फंड्स मिलने लग गए। गॉट इट? ये हमारे 3 मूवमेंट्स थे। नाउ हम आगे चलते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स को ब्रीफली पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे, देखिए दलित पैंथर्स हमारा टॉपिक है। इसको पढ़ने से पहले जब भी हम कभी दलित के बारे में सुनते हैं या मतलब दलित से रिलेटेड कुछ भी सुनते हैं तो हमारे ख्याल में सबसे पहले, मेरे ख्याल में सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर आते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में एक पोयम दी जा रही है। वैसे तो उनमें ये बताया गया है कि आपने ऑब्वियसली पढ़ ली होगी, तो उसमें ये बताया गया है कि कैसे दलित्स को एक अनटचेबल कम्युनिटी माना जाता है। ऑब्वियसली हम दलित्स के बारे में सब कुछ काफ़ी पहले से जानते हैं, स्टार्टिंग से यही पढ़ते आ रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स में, द पॉलिटी में, कि उनको अनटचेबल माना जाता था। उन्हें वेल से खुद पानी नहीं निकालने दिया जाता था, उनको किसी घर में नहीं आने दिया जाता था, उनको विलेज के बाहर रहने दिया जाता था, उनको इनफैक्ट पढ़ने का अधिकार नहीं था। पढ़ना भी था तो क्लास से अलग बैठ के पढ़ते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। लेकिन मैं मतलब मेरे दिल में एक क्वेश्चन था जो मुझे आपसे पूछना था। आप मुझे कमेंट करना कि आपके लिए उन डॉक्टर अम्बेडकर जी की इमेज कैसी है। आई होप कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। बिकॉज मुझे लगता था कि जितने भी लीडर्स हैं उनके लिए सभी की जो राय होगी वो पॉजिटिव होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं काफ़ी लोगों से मिली हूँ तो मतलब कुछ लोग गांधी जी को नेगेटिव रूप में देखते हैं। ठीक है, नेगेटिवली देखते हैं, कुछ लोग जवाहरलाल नेहरू को नेगेटिवली देखते हैं। सबकी अपनी अपनी चीज़ है। तो मैं जानना चाहती थी कि डॉक्टर अम्बेडकर को आप मतलब आपके लिए वो क्या है, उनकी इमेज कैसी है, आप उनको कैसे देखते हैं? क्योंकि मतलब इनके बारे में भी लोग नेगेटिवली सोच सकते हैं या नहीं, मैं ये जानना चाहती थी। देखिए मेन चीज़ जो है वो ये है कि आप है ना 99% किसी के साथ अच्छा कर लो, उसको सिर्फ वो 1% याद रहता है जो आपने बुरा किया है, वो 99% भूल जाता है। तो मुझे ना वो चीज़ चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि इनके बारे में भी लोग नेगेटिव सोचते हैं या नहीं। प्लीज़ कमेंट मी, और आई वुड रिक्वेस्ट यू कि या प्लीज़ 99% वाले भी देखा करो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार 1% देखा जाए, और एटलीस्ट इन लीडर्स को तो आप उस पॉजिटिव तरीके से देख सकते हो। ज़्यादा ज्ञानी हो गया क्या? लीव इट। तो देखिए दलित पैंथर्स, देखिए दलित पैंथर्स एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर काम शांति से नहीं हो रहा है तो उसके लिए वेपन्स ले लें तो कोई बुराई नहीं है, वो वाला ग्रुप। ठीक है, इसमें जो दलित यंग लोग थे जिन्होंने ग्रेजुएट की हुई है या नहीं भी की हुई है, तो वो लोग जुड़े हुए थे। ये कहाँ फॉर्म हुआ था? 1972 में महाराष्ट्र में ये बना था। गॉट इट? बना हुआ था। अब देखिए पहले इसमें वो लोग इन्वॉल्व थे, मैंने पहले ही बताया, वो दलित यूथ, वो मतलब जवान लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन वो दलित थे जिन्होंने ग्रेजुएट की हुई है, या जो लोग स्लम एरिया में रह रहे हैं, या जो लोग वर्किंग है। ठीक है, लेकिन थोड़ा उस लेवल पर उन लोगों के थ्रू ये बनाया गया था। ये 1972 महाराष्ट्र में बना था। अब होता ये है कि हम सभी लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग में दलित लोग किसके लिए प्रोटेस्ट करते थे, कि जो आपका घटिया कास्ट सिस्टम चला आ रहा है उसके प्रति। ठीक है, देखिए खुदा ने सबको एक बनाया, तो किसी के पास कोई राइट नहीं है कि ये बोलने का कि तुम सुपीरियर, मतलब तुम सुपीरियर नहीं हो, हम सुपीरियर हैं और आप इन्फीरियर हो। यू डोंट हैव राइट कि आप ये बोल सको। ठीक है, आपके पास कोई हक नहीं है, क्योंकि आपने उनको नहीं बनाया है। सभी को एक जैसा बनाया है ईश्वर ने। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो पहले ये लोग सिर्फ एक ही चीज़ के लिए लड़ते थे। पहला इनका मूवमेंट किसके लिए था, कि जो कास्ट सिस्टम चला आ रहा है उसके लिए था, सिर्फ अपने तक सीमित था, कि जो हमारे साथ इनइक्वलिटी हो रही है, अनजस्टिस हो रहा है, वो रुकना चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ, अभी जैसे जैसे डेवलप होते गए, इन्होंने अपनी डिमांड्स बढ़ाई, इन्होंने अपना मूवमेंट्स का दायरा बढ़ाया, कि रिजर्वेशन से
देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको इक्वलिटी और जस्टिस देने के लिए बोल दिया कि इनके साथ एक जैसा बिहेव किया जाएगा, फिर भी लोग नहीं कर रहे हैं, फिर भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनके साथ एक्सप्लोटेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया ना, हम फिर भी कर रहे हो तो ये तो इलीगल हो गया ना। तो इन्होंने फिर अपनी डिमांड्स और बढ़ाई। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव करना है, मतलब अगर किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ छोटे छोटे रूल्स बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल रोड सेफ्टी के लिए होता है ना कि अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया 5,000 का जुर्माना। 5,000 का जुर्माना लगाने से क्या होता है, डर बैठता है कि अरे यार 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, हेलमेट लगा लेते हैं। मतलब अपनी सेफ्टी को छोड़ के क्या मनी है यहाँ, समझ रहे हो आप? तो कभी ना कभी गवर्नमेंट को जो है उल्टा चलना पड़ता है। मतलब उन्हें करना क्या है कि सेफ्टी करवानी है पब्लिक की, लेकिन वो रास्ता कहाँ से लेके गए, वो मनी से। क्यों? क्योंकि लोगों का मतलब कुछ लोग हैं ना तभी समझते हैं। भाई तुम्हें पता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, सीरियस इंजरीज हो सकती है, हेलमेट लगा के चलो ना। लेकिन तब तक बात समझ में नहीं आती जब तक कोई दूसरे छोटे छोटे रूल्स नहीं बनाए जाते। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो दलित होते हैं वो गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं या डिमांड करते हैं कि अगर आप रिजर्वेशंस लगाओगे कि इस पोस्ट पर 6 सीट्स जो है दलित्स को ही मिलेंगी, ठीक है, या इलेक्शंस में कोई कुछ सीट्स हैं जो दलित्स के लिए रिजर्व कर दी गई, ठीक है, अगर आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट करोगे तो इससे कहीं ना कहीं दलित्स भी थोड़ा ऊपर उठेंगे, उनका स्टेटस जो है थोड़ा बनेगा। इससे क्या होगा कि हमारे साथ जो इनइक्वलिटी और अनजस्टिस हो रहा है वो रुक जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, एक्टिविटीज़ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखिए दलित पैंथर्स के साथ अत्याचार और बढ़ गया। उन लोगों ने इनके साथ एट्रोसिटीज़ मीन्स अत्याचार, उन लोगों ने इसके साथ लड़ना स्टार्ट कर दिया जो लोग नहीं चाहते थे कि दलित्स ऊपर आए या दलित्स को रिजर्वेशन मिले। तो उन्होंने क्या किया, मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। अब होता ये है कि दलित पैंथर्स ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुई। कैसे हुई वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव लॉ 1989 में पास किया। इसके तहत अगर आप किसी भी दलित पर्सन के साथ किसी भी टाइप का एट्रोसिटी करते हो, डिस्क्रिमिनेशन करते हो, अत्याचार करते हो, तो आपको एक बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट के थ्रू गुजरना होगा। गॉट इट? अभी आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपना मूवमेंट और वाइडन किया, कास्ट सिस्टम तक हो गया, रिजर्वेशन तक हो गया। इन्होंने आवाज़ उठाई उन लैंडलेस पुअर पीजेंट्स के लिए भी, लैंडलेस पुअर पीजेंट्स के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई। वो फार्मर्स जो दूसरे के खेत पर काम करते हो, उनके पास अपना खेत नहीं है, अपना फील्ड नहीं है, या वो अर्बन इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते ना 2-3 हज़ार या 4-5 हज़ार के लिए वो इंडस्ट्रीज़ में लगे रहते हैं वर्कर्स, उनके पास होम नहीं है, वो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, कभी किसी का मशीन से हाथ कट गया उसकी कोई परवाह नहीं, मतलब वो वाले वर्कर्स, ठीक है, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो उनके लिए भी इन्होंने आवाज़ उठानी स्टार्ट की, ठीक है। अब देखिए कुछ दलित कुछ पार्टीज़ को भी सपोर्ट करते थे, पार्टीज़ जैसे कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। कौन सी पार्टी थी? रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको उन्होंने सपोर्ट किया। और भी थोड़ी बहुत पार्टीज़ थी जिनको उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन ये पार्टीज़ जो है कभी भी इलेक्शंस में जीत नहीं पाई, कभी भी इतना नाम नहीं कमा पाई कि उनकी गवर्नमेंट बन गई। तो अगर उनकी गवर्नमेंट बनती तो आई होप कि दलित्स की आवाज़ और ज़्यादा सुनी जाती, मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पर। तो कुछ ऐसी पार्टीज़ जिनको दलित्स ने सपोर्ट किया था, जैसे कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। अब देखिए होता ये है कि जो दलित पैंथर ऑर्गेनाइजेशन थी, इसमें दरार पड़ती गई, ये स्प्लिट होती गई, ठीक है, आपस में ही लड़ाई होती गई, स्प्लिट होती गई, छोटी होती गई, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें। होता यह है कि ये अपनी जगह खो देती है, वीक हो जाती है, और इसकी जगह कौन ले लेता है? वेमशेफ। कौन? वेमशेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन टुक ओवर दिस स्पेस।
आई होप कि ये टॉपिक भी हमने अच्छे से कवर किया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय किसान यूनियन। नाउ हमारा टॉपिक है भारतीय किसान यूनियन। नाम सुन के आपको पता चल गया होगा कि फार्मर्स से रिलेटेड है ये। देखिए 1980s में जो है काफ़ी सारे एग्रेरियन स्ट्रगल सामने आए थे, एग्रीकल्चर रिलेटेड मूवमेंट सामने आए थे। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि वीकेयू क्या था। तो देखिए वीकेयू एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम है फार्मर्स का ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम है पूरा भारतीय किसान यूनियन। ठीक है, ये कहाँ पर फॉर्म हुआ था, तो जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है और हरियाणा वाला जो रीजन है उससे रिलेटेड है, ये वहाँ फॉर्म हुआ था। कब हुआ था? 1980s में हुआ था। ये एक फार्मर्स का मूवमेंट था। अभी आपको सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है। आगे हम एक मेरिट रिलेटेड मूवमेंट बताती हूँ। मैं मेरिट में एक मूवमेंट हुआ था, वो किसान का ही था। आप कह सकते हो कि भारतीय किसान यूनियन का ही था, लेकिन क्या था, भारतीय किसान यूनियन के कुछ मेंबर्स वहाँ पर आपको मिले थे। ठीक है, अभी हम इतने लेवल पर नहीं पढ़ रहे हैं इसको। अभी हम मेरिट के मूवमेंट को समझते हैं क्योंकि वो काफ़ी फेमस मूवमेंट था। ये एक ऐसा मूवमेंट था जब पहली बार रूरल पावर देखने को मिली थी कि हाँ, विलेज के लोग भी कुछ कर सकते हैं। वो चीज़ कहाँ देखने को मिली थी? आपको मेरिट के मूवमेंट में मिली थी। तो देखिए जनवरी 1988 में टोटल 20,000 फार्मर्स एक साथ मेरिट सिटी में आते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बोलते हैं कि आपने इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बढ़ा दी हैं, कैसे हम इरीगेट करें, कैसे हम इरीगेशन करें फील्ड्स में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसके ऑफिस के बाहर बैठे रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई खाना पीना नहीं खाते हैं, उनको जो है सप्लाई किया जाता है आसपास के विलेज से, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के बाहर ही बैठे रहते हैं कि आपको हमारी डिमांड्स फुलफिल करनी होंगी। ठीक है, अभी हम पीछे चलते हैं थोड़ा। 1960s में आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। हम जानते हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब वाले एरिया को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था इससे। ठीक है, हुआ ये था कि शुगर और वीट के प्राइजेस मतलब वो जो प्रोडक्शन करते थे शुगर का, वीट का, तो उससे जो है उस टाइम पर उनको फ़ायदा होता था। हुआ ये कि जब दूसरा मतलब पॉलिसीज़ आई लिबरलाइजेशन की, ठीक, फ्रीडम से रिलेटेड, तो तब उनकी जो ये क्रॉप्स थी लाइक शुगर, वीट, इनके प्राइसेस जो है नीचे चले गए, इनका प्रोडक्शन जो है कम हो गया। तो वहाँ के फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम हुई और उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया 1980s में कि भाई आप इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ा दी हैं। ठीक है, रीज़नेबल रेट्स पर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो लोन्स होते हैं उन पर इंटरेस्ट कम लगाइए या बिना इंटरेस्ट के दीजिए। मतलब काफ़ी सारी जो थी उनकी डिमांड्स थी इससे रिलेटेड, क्योंकि उनको जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका था कैश क्रॉप से, जैसे शुगर एंड वीट थी पहले। ठीक है, अब ऐसी ही एक और ऑर्गेनाइजेशन आती है सेठखारी संगठन, जो कि महाराष्ट्र में बनी होती है। तो वो भी सेम डिमांड रखती है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही थी? क्योंकि लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ जो है लगा दी गई थी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि लिबरलाइजेशन क्या होता है? क्या आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है? देखिए ये कॉन्सेप्ट हमने काफ़ी पहले पढ़ लिया है। जो हमारा डेवलपमेंट वाला चैप्टर था इसी बुक में, उसमें पढ़ा है हमने। ठीक है, इससे पहले भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो, कि पूरी फ्रीडम दे दी गई, जैसे प्राइवेटाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया। एलपीजी एक टाइप से इस पॉलिसी को बोला जाता है। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ लिबरलाइजेशन जहाँ पे आपको पूरी फ्रीडम दी जाती है कैपिटलाइज्ड होने की। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी जाती है, उसकी वजह से ये सब हो रहा था। तो देखिए बीकेयू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं कि क्या ये वायलेंट थी नेचर में या नहीं थी, या इसने अपनी डिमांड कैसे फुलफिल की।
तो देखिए नाम से पता चल रहा है फार्मर्स ज़्यादा लेवल पर जो थे वो इंगेज थे इसमें। साथ ही साथ वो लोग भी इंगेज थे जिनको लगता है कि अगर फार्मर्स नहीं होंगे तो हमारी कंट्री नहीं चल पाएगी, फार्मर्स हैं तो हमारी कंट्री चल पा रही है। मीन्स कि जिनको मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फार्मर्स को अपना भगवान समझते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कर रहा है? फार्मर्स। तो वो लोग भी सपोर्ट कर रहे थे इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस यूनियन को। तो इन्होंने डिमांड कैसे रखी? बीकेयू ने रैलीज निकाल के, सेटअप्स निकाल के एक जगह पर धरने पर बैठ गए, जेल भरो, काउटिंग इम्प्रीजनमेंट, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीज़ें थी इन्होंने की, जिसकी वजह से इनकी डिमांड्स फुलफ़िल की गई। तो देखिए अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है, मतलब सेकंड टॉपिक नहीं है एक्चुअल में, काफ़ी टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ एंटी अरैक मूवमेंट, जिसको मैं आपको पहले ही इसका इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। तो देखिए नॉर्थ में आपको बीकेयू दिख रहा है, भारतीय किसान यूनियन दिख रहा है मूवमेंट के रूप में। वहीं साउथ में आपका दूसरा मूवमेंट चल रहा है डैट इज़ एंटी अरैक मूवमेंट, कि बैन ऑन द सेल ऑफ एल्कोहल इन देयर नेबरहुड्स, ठीक है। तो देखिए ये किस टाइम की बात है? 1992 की बात है, सितंबर अक्टूबर, ठीक है। आंध्र प्रदेश वाला रीजन, ठीक है। तो अभी हम इसको डीपली पढ़ते हैं। देखिए जो वुमेंस थी वो अपनी डिमांड बार बार सामने रख रही थी कि अल्कोहल का सेल बंद कीजिए, एंटी अरैक मूवमेंट चला रही थी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इस पे ज़्यादा जल्दी जो है स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर रोक नहीं लगाई। क्यों? बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है सेल ऑफ अल्कोहल से, वो उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाती है, ठीक है। तो देखिए होता ये था 1992 में कि डेली एक विलेज जो है, विलेज का नाम बदल जाता था, विलेज का नाम बदल जाता था, बट टॉपिक सेम रहता था कि वहाँ पर ट्रक आने से रोका महिलाओं ने, वहाँ पर हुआ ये दंगा, या वहाँ पर हुई ये लड़ाई, या वहाँ पर जो है ट्रक का जो सारा माल था वो महिलाओं ने तोड़ फोड़ दिया। तो टॉपिक वही है, विलेज का नाम चेंज हो रहा है कि इस विलेज में ये हुआ। 15-20 दिन लगातार यही चीज़ हो रही थी। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो वहाँ की महिलाओं ने टोटल 15 ट्रक वापस कर दिए थे, वापस लौटा दिए थे। मीन्स आप देख रहे हो कहाँ वुमेंस पहले निकलती नहीं थी और कहाँ जो है अब वुमेंस अपने लिए खड़ी हो रही हैं। मैं आपको ये टॉपिक पहले ही काफ़ी हद तक क्लियर कर चुकी हूँ कि क्यों वो ऐसा कर रही थी, डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के लिए। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनके लिए, जिनकी वजह से उनको लगता था कि हाँ ये रुक जाएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारी घट जाएंगी। होता ये है कि 5,000 विलेज की वुमेंस जो हैं इस मूवमेंट में जुड़ जाती हैं। स्लोगन इस मूवमेंट का सिंपल था, प्रोविज़न ऑन द सेल ऑफ एरिक, मतलब शराब की जो सेल है, सेल को क्या कहते हैं हिंदी में? बिक्री, शराब की जो बिक्री है उस पर प्रतिबंध लगाओ, ठीक है। स्लोगन सिर्फ सिंपल था इसका, ठीक है। ये स्लोगन था, इसमें टोटल 5,000 गांव की औरतें जुड़ चुकी थी, ओके। नाउ देखिए इसके साथ साथ और भी टॉपिक्स जुड़े, मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ, जैसे डाउरी हुआ, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, ठीक है। होता ये है कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सामने आती कि हाँ जेंडर इक्वलिटी देनी चाहिए, जबकि ये गलत है कि काम दोनों सेम कर रहे हैं एक जगह पर ही, दोनों का काम भी सेम है, लेकिन वुमेंस को कम वेजेस दिए जा रहे हैं, मेंस को ज़्यादा दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? होता यह है कि वुमेंस को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए पॉलिटिक्स में, ऐसी बात सामने होने लगी, ठीक है। तो देखिए हम 73rd एंड 74th हमारा जो अमेंडमेंट है, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, तो उसके थ्रू जो है वुमेंस को रिजर्वेशन दिया गया है लोकल पॉलिटिकल ऑफिसेस में। अब देखिए स्टेट और सेंट्रल लेवल पर भी जो है रिजर्वेशन मिले, इसके लिए भी वुमेंस ने जो है डिमांड रखी, लेकिन होता ये है कि वो फुलफ़िल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है फुलफ़िल? क्योंकि वो डिमांड इसलिए फुलफ़िल नहीं होती है क्योंकि
जो ओबीसीज वुमेन्स हैं, जो दलित वुमेन्स हैं, वो बीच में आ जाती है कि भाई हमें अलग चाहिए। आप ऐसा करो, वुमेन्स के लिए अगर 50% रिजर्वेशन कर रहे हो, 50% तो ऑब्वियसली नहीं होगा, 25% भी कर रहे हो वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन, तो उसमें से 5% दलित्स का रखो या 10% ओबीसीज का रखो, वुमेन्स का। तो देखिए यहाँ पे वो डिमांड फिर वीक पड़ जाती है, वो डिमांड नहीं सुनी जाती है। स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पर कोई रिजर्वेशन उस टाइम पे नहीं किया जाता है वुमेन्स के लिए, ठीक है। तो देखिए कहते हैं ना, वुमेन ही वुमेन की दुश्मन होती है। तो अच्छी वाली वुमेन्स की डिमांड मानी जा रही थी, लेकिन बीच में जो है अपनी टांग घुसा के या जो भी चीज़ है, सॉरी, वो जो है कर दिया। उनकी डिमांड भी पूरी नहीं हुई, उनकी डिमांड भी पूरी नहीं हुई। अब देखिए एंटी अरेक मूवमेंट का ओरिजिन कहाँ हुआ था, ये बता देते हैं, ये रह गया है सिर्फ। एक विलेज था तुबागुंटा इन नेलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, 1990s की बात है, ठीक है। टॉपिक हमारा फिनिश होता है, आगे चलते हैं। देखिए अब हमारा टॉपिक है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसको आप सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के नाम से भी बोल सकते हो। देखिए मूवमेंट का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन है, लेकिन प्रोजेक्ट का नाम सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है। देखिए गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट रखती है जिसका नाम है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। इसके तहत नर्मदा वैली जो है, मतलब जो नर्मदा रिवर है एक्चुअल में, उस पर डैम्स बनाए जाएंगे। 30 बड़े डैम, 135 मीडियम साइज की डैम और 3000 स्मॉल डैम्स बनाए जाएंगे। ये 1980s की बात है, ठीक है। तो नर्मदा और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे ये बनाए जाएंगे। इससे टोटल 3 स्टेट्स को जो है हेल्प होगी। मध्य प्रदेश, कौन सी 3 स्टेट है, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, इन तीनों स्टेट्स को इससे हेल्प होगी, ठीक है। इनको इरिगेशन करने को मिलेगा, फील्ड्स को अच्छे से इरिगेट कर लेंगे, ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, मीन्स सारी फैसिलिटीज़ इनको मिलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने की, मतलब ये सारी चीज़ें। होता ये है कि इस प्रोजेक्ट से की वजह से टोटल 245 विलेजेस के जो लोग हैं उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इससे उनका कल्चर उनका चला आ रहा है वो ख़त्म होगा। उनका जो लिवलीहुड है, जो ऑक्यूपेशन है वो ख़त्म होगा। उनकी जो यादें हैं, उनका जो घर है वो ख़त्म होगा। किसी दूसरी जगह जाके उनको रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है अपने आप में, 245 विलेजेस की पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखिए होता ये है कि ये सभी विलेजेस के लोग मूवमेंट चालू करते हैं, डैट इज़ नर्मदा बचाओ आंदोलन, कि ये एकदम गलत है। आप जो है किसी भी मूवमेंट्स को किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये नहीं देखते हैं वो किसकी कॉस्ट पर बनाया जा रहा है। वो किसकी कॉस्ट पर बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है हमारी कॉस्ट पर, हमारे लिवलीहुड के डिस्ट्रॉय पर, हमारे कल्चर के डिस्ट्रॉय पर, हमारा जो इकोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं उसके डिस्ट्रॉय पर बनाया जा रहा है, ठीक है। ये एकदम गलत है और ये डैम बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो ये इस कॉस्ट पे बनाया जा रहा है, ये डैम बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। तो ये सब उनके मूवमेंट में शामिल था। इस मूवमेंट को वो कहीं ना कहीं तक जो है सक्सेसफुल रह पाते हैं। वो कैसे, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो है गवर्नमेंट फॉर्म करती है 2003 में, जिसको देखा जाता है कि कहीं ना कहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन सक्सेसफुल हुआ। क्यों? क्योंकि ये पॉलिसी जो थी वो दोनों चीज़ देखेगी। अगर वो प्रोजेक्ट बना रही है तो किसकी कॉस्ट पे बनाई जा रही है, वो मतलब इस पॉपुलेशन के कल्चर का ध्यान रखेगी, इस पॉपुलेशन की जो कॉस्ट है माइग्रेट होने की उस पर फोकस करेगी, ठीक है। तो ये था आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसको हमने पढ़ा। अब देखिए हमने काफ़ी सारे मोमेंट्स पढ़े, एक बार हम रिकॉल करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी कि मैं इस बुक की मैराथन वीडियो बनाना चाहती थी, जो एक्चुअल में 7-8 आवर्स की होगी, बिकॉज टोटल 9 चैप्टर्स हैं इसमें। तो मैं बताना चाहती थी कि कैसे हम
पूरी बुक को रिकॉल कर सकते हैं, कैसे हम पूरी बुक को रिवाइज़ कर सकते हैं सिर्फ टिप्स पर। मुझे लगता है टिप्स वाला फंडा बहुत सिंपल होता है, इससे हम काफ़ी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं। बिकॉज़ मेरी भी प्रॉब्लम रिवीजन में ही होती है। मैं चीज़ों को पढ़ लेती हूँ, लेकिन मेरे से चीज़ें सिर्फ एक बार पढ़ी जाती है, मुझे फिर हर बार नई चीज़ चाहिए पढ़ने के लिए, मेरे से रिवीजन नहीं होता है। इट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मी। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए रिवीजन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं एक मैराथन वीडियो बनाना चाहती थी, जिससे हम रिवीजन जो है टिप्स पर कर सकते हैं या किसी भी चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं अपनी टिप्स पर। लेकिन सॉरी टू से कि मैं वो वीडियो नहीं बना सकती, बिकॉज़ मेरे पास जो अभी टेक्नोलॉजी है वो मुझे 7-8 आवर्स की वीडियो बनाने की परमिशन नहीं दे रही है। आई कांट अफोर्ड इट नाउ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 आवर्स की, 2.5 आवर्स 2.5 आवर्स की वीडियो बना सकती हूँ। लेकिन कभी फ्यूचर में मतलब कुछ टाइम बाद अगर मुझे मौका मिलता है तो आई डेफ़िनेटली मैं उस वीडियो को बनाऊँगी। अगेन सॉरी फॉर इट। अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ लेसन फ्रॉम पॉपुलर मूवमेंट्स। तो देखिए, हमने काफ़ी सारे मूवमेंट्स पढ़े। चिपको मूवमेंट, पार्टी बेस्ड मूवमेंट, नॉन पार्टी मूवमेंट, ठीक, भारतीय किसान यूनियन, ठीक, एंटी अरेक मूवमेंट, दलित पैंथर मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन मूवमेंट। टोटल 7 थे, मतलब टोटल अभी तक। अब इन पॉपुलर मूवमेंट से हमने क्या लेसन लिए, क्या हमने सीखा पॉपुलर मूवमेंट से? पहला, कि इससे जो है हमें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर समझ में आया, कि कैसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वर्क करती है, वो पब्लिक को भी समझ में आया और हम सभी को समझ में आया। दूसरी चीज़ ये कि अब जो है सभी जितने भी डाइवर्स ग्रुप है, नो मैटर वो दलित है, वुमेन्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, सभी की आवाज़ जो है रिप्रेजेंट की जाती है अच्छी तरीके से और सुनी जाती है। ठीक है, कितने भी डाइवर्स ग्रुप हो, सबकी आवाज़ अच्छे से सुनी जाती है। तो पॉपुलर मूवमेंट्स अपने आप में पब्लिक के लिए एक वेपन है, ये मैंने पहले ही बोला था। इट इज़ अ वेपन फॉर पब्लिक, अगर वो इसको अच्छे से यूज़ करे तो। ठीक है, इससे तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे क्या है कि एक नया तरीका मिला है लोगों को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का, इंडियन डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का। तो 3 चीज़ें आपको यहाँ पे साफ देखने को मिल रही हैं। इससे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर समझ में आया, और अब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नया तरीका मिला है लोगों को पार्टिसिपेट करने का, पॉलिटिक्स में भी और इंडियन डेमोक्रेसी में भी। तीसरा, जितने भी डाइवर्स ग्रुप हैं जिनको पहले जो है डिस्क्रिमिनेशन में रखा जाता था, उनको एक्सप्लॉयटेशन में रखा जाता था, कोई राइट्स नहीं थे उनके पास, लेकिन अब क्या है, वो अपने जो डिमांड्स है वो सामने रख सकती हैं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी उन्हें प्रमोट करती है। एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी कि एक मेन चीज़, डिफरेंट लोग एक साथ आ रहे हैं सिमिलर प्रॉब्लम्स को लेकर, सिमिलर डिमांड्स को लेकर, सिमिलर एक्सपेक्टेशंस को लेकर एक साथ आ रहे हैं, अपनी हाइट्स मतलब अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। देखिए, हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था यूनिटी विद डाइवर्सिटी या यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आप जो भी बोलना चाहें, वो चीज़ें हमें इस मूवमेंट में दिख रही हैं, इन मूवमेंट्स के थ्रू दिख रही हैं। कैसे कि लोग डिफरेंट हैं अपने आप में, लेकिन फिर भी वो अपनी सिमिलर प्रॉब्लम्स को या सिमिलर डिमांड्स को लेके एक साथ खड़े हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हद तक, काफ़ी हद तक हम लोग मतलब हमारे जो लीडर्स हैं, जो उनका सपना था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी होनी चाहिए, इंडिया इंटीग्रेटेड रहना चाहिए, यूनाइटेड रहना चाहिए, तो वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ है। इसमें एक टॉपिक और रह गया हमारा, दैट इज़ मूवमेंट फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन। इस मूवमेंट को हम पढ़ लेते हैं। देखिए, ये मूवमेंट है फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन, कि हमें जानकारी होनी चाहिए। ये 1990s में स्टार्ट हुआ था, 1990 में स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा स्टार्ट हुआ था राजस्थान में। इसमें क्या होता है कि कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेबर्स को होनी चाहिए, उनके फील्ड से रिलेटेड।
देखिए आप अगर नगर निगम जाते हो तो वहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आप चाहो तो एक जो है एक कॉपी जो है वहाँ पर जाके ले सकते हो। तहसीलदार जो होते हैं वो इसको प्रोवाइड करने के लिए मतलब उसको वो प्रोवाइड करेंगे डेफिनेटली। आप एक कॉपी ले सकते हो, उसी से रिलेटेड है। आप उसको एक एज अ एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड, मतलब आपको पूरा हक है जानकारी लेने का अपने से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। बिकॉज आपकी कंट्री, आप इस कंट्री के सिटीज़न हो, यू हैव राइट टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग। ओके। लेकिन ये किसने स्टार्ट किया था? डैट इज़ मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS। 1994 1996 MKSS ऑर्गेनाइज जन सुनवाइज। अब देखिए ये जो MKSS है इसने क्या किया, जन सुनवाइज बनाई, पब्लिक हियरिंग्स बनाई, जहाँ पर क्या होता है कि पब्लिक में स्टैंड होके लोगों की बात सुनी जाती है कि हमें ये नहीं पता कि हमारा फील्ड कहाँ से कहाँ तक है, हमारा खेत कहाँ से कहाँ तक है। क्यों नहीं पता? आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, या काफ़ी अदर चीज़ें। ठीक है, तो इन्होंने एक काफ़ी अच्छी चीज़ निकाली, डेट इज़ जन सुनवाइज या पब्लिक हियरिंग्स, जहाँ पर खुद जो है पब्लिक आके, मतलब लोग जो है आके अपनी बात को सामने रखेंगे। अब देखिए 2002 में एक वीक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स इस चीज़ को थोड़ा सा जो है थोड़ी सी पावर दी जाती है। देखिए कैसे, इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज रेगुलेटेड, बट देखिए 2002 में लॉ बना दिया जाता है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। डैट इज़ इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, वो बना दिया जाता है, लेजिस्लेट हो जाता है, लेकिन फोर्स में नहीं आता। लेकिन 2004 में RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल वॉज टेबल्ड भी होता है और उसको प्रेसिडेंशियल एसेंट भी मिलती है। मीन्स उसको जो है एक्सेप्टेंस मिल जाती है प्रेसिडेंशियल कि हाँ होना चाहिए। कब मिली थी? जून 2005 में। ये आपका चैप्टर था। आई होप कि मैं कहीं ना कहीं तक सक्सेसफुल हुई हूँ इस चैप्टर को क्लियर करने में। इफ़ नॉट, आप मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली अलग से एक और वीडियो इस पर बना दूँगी। और आई नो कि मेरी आवाज़ थोड़ा आते आते थोड़ी लो हो गई, उसके लिए आई एम सॉरी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।